नमस्कार, बालाजी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम टॉपिक जो पढ़ते हैं वह है विराम चिन्ह। हिंदी की जो शुरुआत होती है वर्णमाला से होती है। वर्णमाला हम पहले पढ़ा चुके हैं। वर्णमाला के अगर आपने वीडियो नहीं देखे हो तो वो भी देख लीजिए। उसके बाद फिर विराम चिन्ह। हम लाइन से सभी चीज़ें पढ़ाएंगे। जो भी चीज़ें आपके एग्जाम में आते हैं, एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट होती है, वो सभी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। चलिए देखते हैं विराम चिन्ह। विराम किसे कहते हैं? विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। जब हम अपनी कोई बात करते समय यानी कि कोई बात करते हैं, कुछ लिखते हैं, उसके समय जब हम कहीं थोड़ा ठहराव लेते हैं या रुकते हैं, उसे क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। अब विराम चिन्ह कितने होते हैं? ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि जो हमारे विराम चिन्ह होते हैं वो कितने होते हैं। विराम चिन्हों की जो संख्या होती है कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार 20 होती है। इनके विराम चिन्हों की संख्या कितनी हुई? 20 हो गई। और हम अब इनको एक एक को पढ़ेंगे। अब ये भी पूछा जाता है कि जो हमारे विराम चिन्ह वो लिए कहाँ से गए हैं? विराम जो चिन्ह है ये अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। चलिए अब देखते हैं एक एक चिन्ह के बारे में। एक एक चिन्ह के एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एक एक का चिन्ह देखेंगे कि किसका कौन सा चिन्ह होता है, इससे किस तरह प्रश्न बन सकते हैं और कैसे इसके प्रश्न आते हैं। अल्प विराम। अल्प विराम, अल्प विराम का ये चिन्ह होता है, हल्का सा कोमा होता है। इसमें क्या होता है कि जैसा छोटा सा कोमा, जब हम कहीं थोड़ी देर के लिए, अल्प अल्प कम को कहते हैं, जहां हम बहुत थोड़ी देर के लिए रुकते हैं उसे क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। जैसे इस तरह का कोई वाक्य आ जाएगा, वाक्य में होगा कि कहीं विराम चिन्ह का कहाँ प्रयोग हुआ है। उचित विराम चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? किसी में सही दे दिया जाएगा, किसी में आगे पीछे दे दिया जाएगा, किसी में नहीं होगा, तो आपको क्या टिक करना होगा कि सही वाक्य कौन सा है। या फिर एक से जो अधिक वस्तुएं होती है या नाम होते हैं या चीजें होती है, उनको दर्शाने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन सोहन मेरे मित्र है, यानी कि जहाँ एक से अधिक चीजें को दर्शाना हो वहां भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अब है अर्ध विराम। अर्ध विराम में क्या होता है? अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकना होता है। अल्प विराम में कम, अर्ध विराम में इससे थोड़ा। और ये अर्ध विराम का चिन्ह होता है। ऊपर इस पे ऐसे पॉइंट होता है और नीचे कोमा टाइप होता है। यानी कि इसका वाक्य देख लीजिए, मैंने उसे डांटा ही नहीं। यहाँ वाक्य पूरा नहीं हुआ, थोड़ी देर के रुके हम। वह मैंने उसे डांटा ही नहीं, प्यार से समझाया भी। यानी कि हमारा वाक्य पूरा नहीं हुआ, बीच में अल्प विराम से थोड़ा अधिक यहाँ पर रुकना पड़ता है। अब देखिए आगे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जहाँ हमारा वाक्य पूरा हो जाता है, जहाँ कोई भी वाक्य है, किसी को कुछ भी बोले, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, यानी कि कोई भी हमारा जो वाक्य होता है जहाँ पूरा हो जाता है वहाँ क्या करते हैं हम? पूर्ण विराम। ये पूर्ण विराम का चिन्ह होता है। जैसे राम खाना खाता है, मैं पढ़ता हूँ, बच्चा खेल रहा है, कोई भी इस तरह के उदाहरण होंगे जहां वाक्य पूरा हो गया वहां क्या होगा? पूर्ण विराम चिन्ह लगेगा। अब प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह इसको तो आप सभी जानते होंगे, क्वेश्चन मार्क, ये तो सबसे आसान है। जब भी किसी से प्रश्न करेंगे, जैसा वह क्या लिख रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, इस तरह के, यानी कि जहां कहीं भी हम किसी से कोई प्रश्न करेंगे वहां क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। चलिए ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे अब और लिखते हैं। चलिए अब आगे के चिन्ह देखते हैं। आगे का है विस्मयादि बोधक चिन्ह। यानी कि जो विस्मयादि बोधक होता है इसको आश्चर्य बोधक भी कहते हैं। ये इसका चिन्ह है, विस्मयादि बोधक का ये चिन्ह है। जैसे ये कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? जहाँ कहीं आश्चर्य की बात हो, हर्ष की बात हो, शोक की बात हो, घृणा की बात हो, वहाँ पे क्या होगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हाय वह मर गया, ये क्या होगा? यहाँ पे दुख की बात है, शोक की बात है। जैसे कोई आश्चर्य की बात हो, वाह कितना सुंदर दृश्य है। जैसे अरे तुम आ गए,
वहां पर क्या होगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अब आगे देखते हैं उद्धरण चिन्ह। जो उद्धरण चिन्ह होता है हमारा दो प्रकार का होता है, दोहरा और इकारा। अब दोहरा उद्धरण चिन्ह, इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, जहां कहीं किसी की जो बात होती है, कोई वाक्य होता है उसकी या कोई कहावत होती है, उसे जो का तो लिखने के लिए, यानी कि जैसा लिखा है उसी तरह लिखने के लिए हम जो दोहरा होता है, दोहरा उद्धरण चिन्ह, उसका प्रयोग करते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो, यानी कि जब करो या मरो इस पे क्या करेंगे हम, दोहरा चिन्ह लगाए। ऐसे ही जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इनके इस तरह की कोई भी वाक्य होंगे उस पे क्या होगा, दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए इकारा, यानी कि जो सिंगल होता है, इकारा जो चिन्ह होता है उद्धरण, उसका प्रयोग कहाँ करेंगे, जहां कहीं किसी का उपनाम हो, जैसा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आता है, जैसा निराला पर लगा देंगे। ऐसे ही जैसा कोई महाकाव्य है, महाकाव्य रामचरितमानस, तो इसमें क्या होगा, रामचरितमानस पर क्या करेंगे, इकारा चिन्ह लगाएंगे, इकारा उद्धरण चिन्ह। अब योजक चिन्ह, योजक चिन्ह बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, यूपी टेट का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। योजक चिन्ह, जहां कहीं कोई एक जैसे दो वाक्य हों या कोई विलोम शब्द हो, इस तरह के, उनमें क्या होगा, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे चलते चलते दो शब्द एक जैसे बोल रहे हैं, जैसे बार बार, दिन रात, दिन रात में क्या होगा, विलोम शब्द होगा, तो इनके बीच में क्या लगाएंगे, योजक चिन्ह लगता है। अब देखिए निर्देशक चिन्ह, देखने में दोनों एक जैसे हैं, योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह। निर्देशक जो चिन्ह होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जैसे संवाद लेखन में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे रमेश तुम कहाँ रहते हो, यानी कि जहां कहीं भी संवाद लेखन हो, इस तरह के शब्दों में क्या प्रयोग किया जाता है, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कोष्ठक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह का कहाँ प्रयोग कर, यह है हमारा कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह में जहाँ कहीं किसी का अर्थ स्पष्ट करना हो, इनके जिसका अर्थ हमें अच्छे से नहीं आता, उसको हम कोष्ठक में लिख देते हैं। जैसे सुरसरी, सुरसरी किसको कहते हैं, गंगा को, अत्यंत पवित्र नदी है। अब सुरसरी के नाम से सबको नहीं पता होता, कुछ गंगा के नाम से जानते हैं, तो गंगा लिखने से अब सभी को समझ में आ जाएगा, यानी कि ये गंगा के बारे में लिखा गया है। अब देखिए त्रुटिबोधक चिन्ह, त्रुटिबोधक चिन्ह कहाँ होता है, जहां हम गलती कर देते हैं, जैसा कुछ वाक्य है, कुछ लिख रहे हैं, हमारे से कोई शब्द छूट जाता है, हमारे से गलती हो जाती है, तो उसमें क्या करेंगे, त्रुटिबोधक ऐसे चिन्ह लगाएंगे, ये त्रुटिबोधक चिन्ह है। जैसा कल मेरे मामा जी आने वाले हैं, तो हमारे से क्या हुआ, मामा जी छूट गए थे, तो हम क्या करेंगे, इसमें ही चिन्ह का प्रयोग करके मामा जी ऊपर लिख देंगे। यानी कि जहां कहीं कोई ऐसा शब्द छूट जाता है, लिखने से कोई गलती हो जाती है, तो उसमें क्या प्रयोग करेंगे, त्रुटिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब देखते हैं अगला चिन्ह। अगला चिन्ह क्या है, रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, यह है हमारा रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह का प्रयोग जहां कहीं कोई वाक्य हो, कोई शब्द हो, कोई पद हो, उसको अलग, उसका अर्थ दर्शाने के लिए हम रेखांकन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे गोदान है, गोदान इनके हमें अर्थ किसका स्पष्ट करना, गोदान का। गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, इनके हमने किसको किया, रेखांकन गोदान को, इनके हमें गोदान का अर्थ स्पष्ट करना था। अब देखिए लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह में क्या करेंगे, जहां कहीं कोई बड़ा शब्द होगा उसको हम पूरा लिखने से बचने के लिए शॉर्ट रूप में लिखेंगे या छोटा लिखेंगे, उसमें क्या करेंगे, लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये क्या है, हमारा लाघव चिन्ह है। अब जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर को पूरा नहीं लिख करके ऐसे डा लिखकर इसके आगे लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये डॉक्टर हो जाएगा। ऐसे जैसा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को पूरा नहीं लिखेंगे, इसमें क्या करेंगे, ऊ और प्र लिख करके लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। यानी कि हम बड़ा लिखने से बचने के लिए जब छोटा लिखते हैं तो क्या करेंगे, लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं लोप चिन्ह। जहां कहीं
हम किसी शब्द को छोड़ के वाक्य को लिखते हैं तो क्या होगा, हमारा लोप चिन्ह लोप होगा, यानी कि हमने कुछ बीच में छोड़ दिया। जैसा इंग्लिश में कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि जहाँ कहीं कोई शब्द छोड़ के जब हमें वाक्य लिखना होता है वो क्या होगा, लोप चिन्ह। लोप चिन्ह इस तरह का होगा, जैसे ताजमहल, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ये बीच में छोड़ दिया जाता है स्थापत्य कला, और 3 ऑप्शन और दे दिए जाएंगे तो इसमें पूछा जाए कि क्या आएगा, इसमें क्या, ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है, तो हमने क्या छोड़ा इसमें, स्थापत्य। अब देखिए विवरण चिन्ह, विवरण जैसा किसी चीज के फायदे हो या कोई बात हो या कुछ और अधिक बताना हो हमें किसी चीज के बारे में, उसमें क्या होगा, विवरण चिन्ह का प्रयोग होगा। ये क्या है हमारा विवरण चिन्ह। जैसे आम के निम्न फायदे हैं, आम के बारे में हमें बताना है, उसके बारे में हमें और बहुत सारी बातें बतानी है, इनके जहाँ कहीं हमें और अधिक जानकारी देनी होगी वहाँ क्या करेंगे, विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब क्या है हमारा अपूर्ण या उपविराम। उपविराम, यहाँ पर हमारा वाक्य पूरा नहीं होता, जो हमारा अपूर्ण विराम होता है वाक्य पूरा नहीं होता, वहां पर क्या होता है, जैसा ये हमारा क्या है, अपूर्ण विराम चिन्ह हो गया। अब जैसा कोई बात है, यानी कि कोई शब्द है उसके बारे में हमें और अधिक अर्थ स्पष्ट करना हो या उसके बारे में हमें और बताना हो तो क्या करेंगे, हम अपूर्ण या उपविराम का प्रयोग करेंगे। अब जैसे श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, हमें किसके बारे में और बताना, श्री कृष्ण के, जो श्री कृष्ण है इसका जो अर्थ है, इसके जो नाम है हमें और अधिक स्पष्ट करने और अधिक नाम बताने इसके, तो इसमें क्या, कृष्ण के अनेक नाम है, इसमें क्या होगा आपका उप विराम चिन्ह आएगा। अब इसमें क्या लिखेंगे, जैसा मोहन है, गिरिधर है, गोपाल है, मुरलीधर है, जैसे श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, इनके इसका जो नाम है इसके नाम हमें और अधिक स्पष्ट करने के लिए। अब देखिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह क्या होता है, जहां कहीं, ये क्या है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है, जहां कहीं हम बार बार किसी शब्द को लिखने से बचते हैं, लिखने से बचने के लिए वहां क्या करते हैं, इस पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब जैसे देखिए आप, जैसे अपूर्ण विराम, यहाँ भी विराम आ गया। अब है उप विराम, अल्प विराम, तो हम एक ही शब्द जब बार बार आता है तो हम उसे बार बार लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, पुनरुक्ति सूचक जो चिन्ह होता है इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अब आप इसको उतार लीजिए। चलिए अब देखते हैं अगला चिन्ह है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहां कहीं किसी वाक्य विशेष में अन्य शब्दों के मुकाबले किसी शब्द में अधिक समय लगता है, वहां क्या होता है, दीर्घ उच्चारण जो चिन्ह होता है उसका प्रयोग किया जाता है। दीर्घ, ये आपने छंद में भी पढ़ा होगा, दीर्घ और लघु, लघु की एक मात्रा होती है और दीर्घ की 2 मात्रा होती है, ये छंद में प्रयोग किया जाता है। अब तुल्यात्मक चिन्ह, तुल्यात्मक चिन्ह किसे कहते हैं, जहां कहीं तुल्यात्मक यानी कि किसी चीज को बराबर दर्शाना हो, तुल्य करना हो, समान दिखाना हो हमें किसी चीज को, वहां किस चीज का प्रयोग करेंगे, तुल्यात्मक चिन्ह। ये क्या है हमारा तुल्यात्मक चिन्ह। अब जैसे 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए, तो हमें क्या करना, यानी कि इसको बराबर दर्शाना है, इसको समान दर्शाना है। अब ऐसे ही अशिक्षित और अनपढ़, ये क्या हो गया, बराबर हो गए, अशिक्षित और अनपढ़ एक ही हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, तुल्यात्मक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब देखिए आप क्या है, समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक जो चिन्ह होता है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब हम कोई लेख लिखते हैं, कोई कहानी लिखते हैं, कोई पुस्तक लिखते हैं, तो वहां पे उसकी समाप्ति पर क्या करते हैं, जो हमारे चिन्ह है समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब ये है हमारे समाप्ति सूचक चिन्ह, यानी कि कोई भी चिन्ह लगा सकते हैं, जहां कहीं हमारा लेख यानी कोई लेख लिख रहे हैं वो समाप्त हो गया, या कोई अध्याय समाप्त हो गया, या कोई कहानी समाप्त हो गई, या कोई पुस्तक लिख रहे हैं वो समाप्त हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। आपने देखा भी होगा जब कोई बुक होते हैं उसके लास्ट में इस तरह के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए क्या है, पाद बिंदु चिन्ह, इसको क्या कहते हैं, नुक्ता भी कहते हैं। जो हमारे कुछ शब्द ऐसे हैं, अरबी और फारसी के जो शब्द हैं, इनके जो उर्दू भाषा के शब्द हैं, उनका हम सही उच्चारण करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, पाद बिंदु, इसको क्या कहते हैं, नुक्ता भी कहते हैं। अब जैसे क, ख, ग, ज, फ,
इन शब्दों में क्या लगाया जाता है, इनके ये उर्दू भाषा के जो शब्द हैं इनमें क्या करते हैं, नुक्ते का प्रयोग करते हैं। अब जैसे गजल है, गजल वैसे बोलेंगे और जब हम इस पर नुक्ता लगा के बोलेंगे तो गजल, यानी कि इनका जो सही उच्चारण देने के लिए। अब जैसे जिंदगी है वैसे बोलेंगे जिंदगी, और नुक्ता लगाने के बाद जिंदगी, यानी कि इसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे ख्वाब, ख्वाब, इस तरह। जैसा जस, जस, यानी कि जब हम पॉइंट लगा के बोलेंगे, नुक्ता लगा के बोलेंगे तो उसका जो अर्थ है उसका हम सही उच्चारण देने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। जल्दी सी कोई भी, आपने बहुत वीडियो देखी होगी, कोई इतने चिन्ह नहीं कराता। उम्मीद है कि आपका कोई भी जो चिन्ह का प्रश्न होगा वो अब नहीं छूटेगा अगर आप हमारी वीडियो देखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।